28 जनवरी 1933 और जगह थी लंदन, जहां एक युवक रहमत अली ने एक पेपर पेश किया। पेपर जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, यानी अभी या फिर कभी नहीं। और इस पेपर में उसने बताया कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक नहीं हैं, दोनों की सांस्कृतिक जड़ें अलग अलग हैं। इस कारण दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते और मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनना चाहिए। एक अलग देश जिसका नाम पाकिस्तान होगा, जिसमें पी का मतलब है पंजाब, ए का मतलब है अफगानिस्तान, के का मतलब है कश्मीर, एस का मतलब है सिंधु और इस्तान का मतलब है बलूचिस्तान। लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्या कि पाकिस्तान का आइडिया सामने आया। हेलो एवरीवन, दिस इज क्षितिज और आप देख रहे हैं मेरी नई सीरीज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें हम भारत और पाकिस्तान की 1947 के बाद की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले एपिसोड में हम पाकिस्तान के बनने के कारणों पे बात करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान को बनने के लिए जिम्मेदार आखिर कौन था। भारत पाकिस्तान संघर्ष की जड़ें 1857 में दिखाई देती हैं। 1857 यानी वो साल जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य से लड़े थे और भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। वो स्वतंत्रता संग्राम तो अंग्रेजों द्वारा कुचला गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि अगर हिंदू और मुसलमान एक रहे तो ये देश के लिए खतरा है। तो किया क्या जाए। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनानी शुरू की। इस नीति के तहत पहले हिंदुओं का तुष्टीकरण किया गया और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया, लेकिन वक्त बदलने के साथ पॉलिसी रिवर्स कर दी गई। अब हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा था और मुसलमानों को अंग्रेज अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में परिणाम एक ही हो रहा था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी और इस बढ़ती खाई का परिणाम था कि दोनों एक दूसरे पे अविश्वास कर रहे थे। यह अविश्वास बढ़ गया 1906 में, जब बंगाल के नवाब के सहयोग से मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग जो तब कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी थी, लेकिन उसका एजेंडा कांग्रेस से अलग था। कांग्रेस जहां सेक्युलर मतों का प्रतिनिधित्व करती थी, वहीं मुस्लिम लीग मुस्लिम आइडेंटिटी पर बनी हुई थी। अपनी धार्मिक पहचान के बावजूद पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग के शुरुआती एजेंडे का भाग नहीं था। वो तो 1940 का मार्च था जब मुस्लिम लीग ने पहली बार माना कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश की जरूरत है और हमें पाकिस्तान बनाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि तब एकाएक पाकिस्तान बन गया। बहुत कोशिशें हुई कि पाकिस्तान ना बने। क्रिप्स मिशन के दौरान कोशिशें हुई, कैबिनेट मिशन के दौरान कोशिशें हुई, लेकिन जब मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और हजारों निर्दोष मारे गए, तो गांधी और कांग्रेस को यह लगने लगा कि अब जरूरी है कि पाकिस्तान बना दिया जाए ताकि दोनों समुदाय खुशी से रह सकें। लेकिन इसका कारण क्या था? कौन जिम्मेदार था पाकिस्तान बनने का? क्या मोहम्मद अली जिन्ना, क्या जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, या फिर महात्मा गांधी? चलिए एक एक कर देखते हैं। अगर हम जिन्ना की जिम्मेदारी की बात करें तो वो एक दिलचस्प किरदार लगते हैं। दिलचस्प किरदार इसलिए क्योंकि उनका पाकिस्तान की मांग का समर्थन करना ही खूब विरोधाभास था। वो जिस इलाके में जन्मे थे वो तो पाकिस्तान का भाग बनना ही नहीं था। ना ही जिन्ना खुद कट्टरपंथी धार्मिक थे। जिन्ना तो कभी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे, शराब पीते थे, उनकी पत्नी तक हिंदू थी। इसके बाद भी वे पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर रहे थे। लेकिन क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जिन्ना महत्वाकांक्षी थे। उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना था, वो तो पाकिस्तान जाकर भी नहीं बने। उन्हें गांधी का ओहदा चाहिए था, जो कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाता तब भी उन्हें नहीं मिलता। और उसका एक ही तरीका था कि उन्हें एक नया स्वतंत्र देश बनाना होगा जहां जिन्ना गांधी के बराबर होंगे, जिसके वो कायदे आजम होंगे। लेकिन सिर्फ जिन्ना को जिम्मेदार ठहराना कहीं से भी जायज नहीं लगता, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का पद मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं को दे दिया जाता तो ये जिन्ना की नैतिक मजबूरी होती कि वे भारत के साथ ही रहें और पाकिस्तान की मांग का त्याग कर दें। ऐसे में मुझे लगता है कि शायद ये पटेल और नेहरू की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, जिसे स्वीकार नहीं था कि स्वतंत्र भारत का पद किसी और को प्राप्त हो। साथ ही अगर हम देखें तो आजादी के बाद पटेल बस 3 साल और नेहरू 17 साल जिंदा रहे, यानी वे उम्र के अपने आखिरी वर्षों में थे। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर था और ये दिख रहा था कि आजादी मिल सकती है। तो ऐसे में शायद उन्हें लगा होगा कि आजादी के लिए ज्यादा देर करना भी जरूरी नहीं है। अगर स्वतंत्रता संग्राम लंबा चढ़ा तो हम उस स्थिति में ही नहीं होंगे कि ब्रिटिश शासन से नेगोशिएशन कर पाए, और शायद पटेल और नेहरू तो जिंदा भी नहीं होंगे। इन सबसे अलग सबसे दिलचस्प स्थिति गांधी की थी। गांधी ने कह तो दिया था कि विभाजन मेरी लाशों के ऊपर से होगा, लेकिन उनकी सुन कौन रहा था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी का करिश्मा ढलान पर था। युवा नेता नेतृत्व अपने हाथ में ले रहे थे, चाहे वे नेहरू हों या पटेल, बशर्ते नेहरू से गांधी की
नजदीकियों का जो भी हवाला दिया जाए, लेकिन जब बीबीसी ने गांधी से पूछा था कि अब तो भारत आजाद हो गया है, आप भारत का कैसा भविष्य देखते हैं, तो गांधी ने कहा था कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाकर अपने प्रधानमंत्री से पूछो, जाकर जवाहरलाल नेहरू से पूछो। तो दिख तो साफ रहा था कि नेहरू और गांधी की नहीं बन रही है, नेहरू गांधी की नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का इस पर अलग टेक है। उनका मानना है कि गांधी ने कभी सुनाने की कोशिश ही नहीं की। अगर गांधी कोशिश करते तो नेहरू को भी सुनना पड़ता, पटेल को भी सुनना पड़ता। जब गांधी ने कोशिश की थी तो अम्बेडकर ने भी सुना था, पूना पैक्ट हुआ था। तो शायद गांधी को ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी सुनी जाएगी, लेकिन वो कोशिश करते तो जरूर सुना जाता। व्यक्तियों से इतर देखें तो उस वक्त का अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी पाकिस्तान के निर्माण के लिए एकदम मुफीद था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। पश्चिमी महाशक्तियों की इकलौती चिंता थी कि यूएसएसआर में फैला साम्यवाद उनके देशों तक न पहुंच जाए। ऐसे में उन्हें यूएसएसआर के करीब एक बेस की जरूरत थी, एक ऐसा बेस जो उन्हें पाकिस्तान के रूप में मिल सकता था। साथ ही उसी वक्त एक और देश के निर्माण की बात चल रही थी, एक ऐसा देश जो मुस्लिम इलाके में यहूदी पहचान के साथ बनाया जाने वाला था और जो बाद में 1948 में बना भी, और उसका नाम इजराइल था। अब इजराइल की चर्चा के साथ पश्चिमी शक्तियों पर यह आरोप लग रहे थे कि वे मुस्लिम विरोधी हैं, तो उनके लिए जरूरी था कि वे मुस्लिम पक्ष का भी तुष्टीकरण करें। और उस तुष्टीकरण का परिणाम था कि भारत के भी दो विभाजन हो जाए, टू नेशन थ्योरी के आधार पर 4 देश बने, पहले इजराइल और फिलिस्तीन और फिर भारत और पाकिस्तान। बशर्ते हुआ उल्टा, भारत और पाकिस्तान पहले बन गए और इजराइल उसके बाद आकार ले पाया। लेकिन उस वक्त सिर्फ ये 2 देश ही आकार नहीं ले रहे थे, ये सिर्फ 2 बड़े देश थे जो आकार ले रहे थे। कई सारे रजवाड़े भी एक साथ आजाद हो रहे थे। साथ ही एक बहुत बड़ा जनसंख्या का पलायन भी हो रहा था, जो कि आज तक का मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा पलायन है। इस पर बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दूसरे एपिसोड में। थैंक यू।